आइए हम सब चलते हैं कहानियों के आसमान में, लेकिन उससे पहले आपको चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और बेल आइकन को भी दबाना होगा। अरे वाह, बहुत जल्दी आपने ये काम कर दिया। तो चलो अब चलते हैं कहानियों के आसमान में। ये कहानी का शीर्षक है सुनहरे बालों वाली बालपरी। किसी एक शहर में तान्या अपने माता पिता के साथ रहती थी। तान्या दिखने में बहुत ही खूबसूरत थी। तान्या को उसकी खूबसूरती के साथ उसके बाल भी बहुत पसंद थे। वो अपने बालों को हमेशा खुला रखना बहुत पसंद करती थी। तान्या अपनी फैशन डिजाइनर की पढ़ाई कर रही होती है। एक दिन, सो yesterday I have given some work to all of you. Have you done it? Yes, ma'am. Yes, ma'am. But there were a lot of new things to learn. Sania and Rohan, what about your work? You haven't responded. No, ma'am. My work is incomplete. Mine too. So, Sania and Rohan, today's class is not for you as your work is not done. Ma'am, please let them join in today's class. Okay, as you are saying, so I'm allowing them. तान्या टीचर की एक फेवरेट स्टूडेंट में थी, पर ये बात सानिया और रोहन को बिल्कुल पसंद नहीं थी। वो इसी कोशिश में लगे रहते थे कि तान्या का काम कैसे खराब किया जाए। अरे यार रोहन, तूने देखा आज कैसे ये तान्या की बच्ची टीचर को मना रही थी? हाँ यार, आई बड़ी हमें ज्वाइन करवाने वाली। हाँ, कितनी बार कोशिश की है हमने उसका काम खराब करने की, पर पता नहीं वो कैसे ठीक कर लेती है। हाँ वही तो, क्यों ना कुछ नया करे। पर क्या? चलो कुछ सोचते हैं। सानिया और रोहन की कई कोशिश के बावजूद भी तान्या का काम खराब नहीं हो रहा था और वो कुछ नया आजमाने जा रहे थे। एक दिन सब लोग कैंटीन में बैठकर कॉफी पी रहे होते हैं। तभी तान्या की एक फ्रेंड उसके पास आती है और उसकी बहुत तारीफ करने लगती है। हे तान्या, हे मीरा, काफी टाइम बाद तुमसे मुलाकात हुई। हाँ, पर इतने टाइम में तुम बिल्कुल नहीं बदली। वही खूबसूरती और तुम्हारे लंबे बाल। हाँ, मुझे मेरे बाल बहुत ही पसंद है। जानती हूँ तुम्हें फैशन डिजाइनिंग से ज्यादा तुम्हारे बाल बहुत पसंद है। ये सारी बातें रोहन सुन लेता है और उसे तान्या को कैसे नुकसान पहुँचाना है वो आइडिया भी मिल जाता है। ये सारी बातें रोहन सानिया को बताता है। ओह, ऐसी बात है, पर ये सब सुनकर तुम्हारे पास कोई आइडिया है क्या? आइडिया? बहुत अच्छा आइडिया है। देख मैं कैसे सबके सामने उसका मजाक बनाता हूँ। लेकिन कैसे? वो तुम्हें कल पता चल जाएगा। रोहन की जलन इतनी थी कि वो तान्या को नुकसान कैसे भी करके पहुँचाना चाहता था। अगले दिन रोहन और सानिया तान्या के पास जाते हैं। हाय तान्या। हाय रोहन। वो मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए थी। मुझे कल की क्लास का पूछना था। हाँ बताओ, क्या हेल्प करूं? रोहन ने अपनी बातों में तान्या को उलझा के रखा था। कुछ देर में ब्रेक होने वाला था और वो इसी मौके की तलाश में था कि उसे कैंटीन ले जाया जाए। कैंटीन जाकर तीनों साथ में बैठकर कॉफी पीने लगते हैं। तभी, अरे गाइस, तुम्हें पता है हमारे पड़ोस में एक आंटी है, वो देसी दवाई बनाते हैं। अरे हाँ, तुमने बताया था। पैर दर्द के लिए, बाल लंबे और घने हो, इसकी दवाई है ना? हाँ बिल्कुल, तुम्हें तो पता ही होगा। और भी कई तरह की दवाई बनाते हैं। लेकिन मैं ऐसी चीजें नहीं इस्तेमाल करती। नहीं तान्या, ये आंटी बहुत अच्छा बनाती है। मैं भी एक दवाई इनसे लेती हूँ, बहुत अच्छा रिजल्ट है। ओह, बट मुझे नहीं यूज करना। अरे कोई बात नहीं, मेरे पास उनका दिया हुआ बाल बढ़ाने का तेल था, अगर चाहिए हो तो बताना। ये सब सुनकर तान्या का भी मन हो गया कि क्यों ना कुछ नया ट्राई किया जाए और फिर वो रोहन से कहती है, रोहन, इससे कुछ नुकसान तो नहीं होगा ना? अरे बिल्कुल नहीं, हम भी कई दवाई यूज करते हैं, तुम भी यूज कर सकती हो। ओके, मैं भी ट्राई करती हूँ। इतना कहने के बाद रोहन उसे हेयर ऑयल दे देता है। तान्या वहाँ से चली जाती है। तभी रोहन मन ही मन में हंसने लगता है, लेकिन सानिया को
उसका प्लान समझ ही नहीं आया। इसमें क्या तुम्हारा प्लान था? ये तो हम भी यूज करते हैं। अरे ये कोई सच का थोड़ी हेयर ऑयल था, ये मिलावट वाला हेयर ऑयल है जो कि मैंने बनवाया है। इससे तानिया के बाल धीरे धीरे खराब होते चले जाएंगे। अच्छा, तो ये था तुम्हारा प्लान। देखती जाओ। कुछ टाइम तक तानिया ये हेयर ऑयल यूज करने लगी। फिर धीरे धीरे उसके बाल बहुत गिरने लगे। ये देखकर तानिया को बहुत परेशानी होने लगी। मेरे बाल इतने कैसे कम होने लगे? पहले तो कभी ऐसा नहीं हुआ। शायद आजकल थोड़ा स्ट्रेस लेने लगी हूँ, इस वजह से हुआ होगा। तानिया खुद को मन ही मन में समझा लेती है, लेकिन उसे ये नहीं पता चलता है कि हेयर ऑयल की वजह से उसके बाल गिरने लगे हैं। धीरे धीरे करके उसके बाल बहुत खराब होने लगे। ये देखकर तानिया बहुत जोर से चिल्लाने लगी, मेरे बाल इतने गंदे लग रहे हैं। तानिया की चिल्लाने की आवाज सुनकर उसकी माँ भागती चली आई। क्या हुआ बेटा, क्यों चिल्लाई? मेरे बाल माँ। तुम्हारे बाल ऐसे कैसे हो गए तानिया? पता नहीं माँ, मैंने कुछ नहीं किया। तभी तानिया की माँ की नजर उसके हेयर ऑयल पर जाती है और उसे देखते ही समझ आ जाता है कि ये कोई अच्छा हेयर ऑयल नहीं है और इसी कारण उसके सारे बाल खराब हो गए। अरे बेटा, ये हेयर ऑयल कहाँ से आया? ये मुझे रोहन ने दिया है माँ। ये हेयर ऑयल ही है जिसकी वजह से तुम्हारे बाल खराब हो गए। क्या रोहन ने ये सब जानबूझकर किया है? कुछ दिनों में हमारे कॉलेज में कंपटीशन है ड्रेस शो स्टॉपर का। मैं इस हालत में कैसे जाऊंगी? तानिया की माँ भी ये हालत देखकर मायूस हो गई थी, पर तानिया ने सोच लिया था कि वो कल कॉलेज जरूर जाएगी और रोहन से बात करेगी। अगले दिन जैसे ही कॉलेज पहुंचती है, कुछ लोग उसे देखकर हंसने लगते हैं। तभी रोहन और सानिया भी वहां आते हैं और उसका मजाक उड़ाने लगते हैं। ये देखकर तानिया को बहुत गुस्सा आने लगता है और वो कहती है, रोहन, क्या तुमने ये सब जानबूझकर किया है? ओहो, तुम्हें पता चल गया? मैंने क्या बिगाड़ा था तुम्हारा जो तुमने ऐसा किया मेरे साथ? तुम्हें सबक सिखाना था। जिसे देखो बस तानिया तानिया करते रहते थे। अब देखता हूँ, लेकिन तुम क्या करोगी कंपटीशन में? ऐसे आओगी। ये सब सुनकर तानिया रोती हुई घर आ जाती है और कुछ दिनों तक वो कॉलेज ही नहीं जाती। ये देखकर उसकी माँ को फिक्र होने लगती है और वो कहती है, सुनते हो जी, हमारी बेटी कितनी उदास है। हाँ, कैसे ठीक करेंगे सब? तानिया के बहुत अरमान थे कि वो ये कंपटीशन जीते। उसने बहुत मेहनत करके रखी थी, लेकिन इस हालत में वो कॉलेज कैसे जाएगी, ये सोच सोच कर वो बहुत रोने लगती है। मुझे ये कंपटीशन में जीतना था, लेकिन अब कैसे? मैं इस हालत में कैसे जाऊं? काश कोई चमत्कार हो जाए और मेरे बाल वापस आ जाए। तानिया के इतना कहते ही वहाँ एक सुंदर सी सुनहरे बालों वाली बाल परी आ जाती है। बाल परी को देखकर तानिया हैरान हो जाती है और वो पूछने लगती है, आप कितनी सुंदर हो, लेकिन आप कौन हो? तानिया, मैं यहाँ तुम्हारे लिए आई हूँ, तुम्हारी मदद करने। मेरी मदद? लेकिन मैंने आपको नहीं बुलाया। जो लोग दिल के बहुत अच्छे होते हैं, मैं उनके पास आ जाती हूँ और वो मुझे प्यार से बाल परी कह के बुलाते हैं। लेकिन बाल परी, आप मेरे बाल वापस ला दोगे? हाँ, मैं कर सकती हूँ। तुम्हारे बाल पहले की तरह ही हो जाएंगे। सच में बाल परी, मेरे बाल पहले जैसे हो जाएंगे? मैं अभी कर देती हूँ। बाल परी अपनी जादुई छड़ी से तानिया के बाल पहले की तरह ही अच्छे कर देती है और वो पहले से भी ज्यादा खूबसूरत लगने लगती है। ये देखकर तानिया बहुत खुश हो जाती है। शुक्रिया बाल परी, आपने मेरी बहुत मदद कर दी। अगली बार तुम्हें कोई भी परेशानी हो तो मुझे बुला लेना, मैं आ जाऊंगी। इतना कहकर बाल परी वहाँ से चली जाती है और तानिया ये सारी बातें अपने माता पिता से कहती है। ये सुनकर उसके माता पिता भी बहुत खुश हो जाते हैं। तानिया कॉलेज जाना शुरू कर देती है और वो शो स्टॉपर का कंपटीशन भी जीत लेती है। ये देखकर रोहन और सानिया बहुत हैरान हो जाते हैं
और उन्हें बहुत जलन होने लगती है। क्या हुआ तुम्हारे मास्टर प्लान का? हाँ, इससे अच्छा तो मुझे कुछ सोचने दिया होता तो आज वहाँ मैं खड़ी होती, वो नहीं। ये कहानी का शीर्षक है गुफा में जादुई किताब। ये कहानी है सुमित्रा और उसके 3 बेटों की। सुमित्रा के 3 बेटे थे जिनका नाम था चिंटू, पिंटू और मोंटू। तीनों बहुत ही शैतान थे। एक दिन सुमित्रा घर में सफाई कर रही होती है और उसके 3 बेटे घर में खेल रहे होते हैं। तभी सुमित्रा को कुछ काम याद आता है। बच्चों, मैं बाहर जा रही हूँ। तुम तीनों घर से बाहर मत जाना जब तक मैं ना आ जाऊँ। ठीक है माँ। तीनों घर में खेल रहे होते हैं। तभी अचानक बाहर से आवाज आती है। घर में कोई है? आवाज सुनते ही तीनों घर के बाहर जाने लगते हैं। जैसे ही बाहर पहुंचते हैं, तीनों को एक औरत दिखाई देती है। क्या काम है आपको? अरे बच्चों, तुम लोगों को पता है जंगल में गुफा है और उसके अंदर एक जादुई किताब है। उसमें हम जो भी इच्छा लिखते हैं वो पूरी हो जाती है। मैं तो अपनी इच्छा पूरी करके आई। तुम लोग को भी अपनी इच्छा पूरी करनी हो तो तुम लोग भी देख के आना। इतना बोल के अनजान औरत वहाँ से चली जाती है। उसके जाते ही तीनों सोचने लगते हैं कि कहीं उस औरत की बात सच तो नहीं। चलो चल के देखते हैं, कहीं सच तो नहीं। अरे नहीं नहीं, माँ ने बाहर जाने से मना किया है। माँ को पता चलेगा तो माँ बहुत गुस्सा करेगी। अरे चलते हैं ना, माँ के आने से पहले आ जाएंगे, माँ को पता भी नहीं चलेगा। चिंटू और पिंटू की बात सुनकर मोंटू भी उनके साथ जाने के लिए तैयार हो जाता है और तीनों जंगल की ओर निकल जाते हैं। जैसे ही तीनों जंगल में पहुंचते हैं, मुझे बहुत डर लग रहा है, कहीं कोई जानवर आ गया तो। कितना डरपोक है तू। कुछ नहीं होगा मोंटू, तू डर मत। जैसे ही आगे बढ़ते हैं, देखो देखो सामने गुफा दिखाई दे रही है। तीनों गुफा की ओर अपने कदमों को बढ़ाते हैं। जैसे ही गुफा के अंदर जाते हैं, कितना अंधेरा है यहाँ पर। अरे चलो तो सही, आगे बढ़कर देखते हैं। तीनों गुफा में हिम्मत से आगे बढ़ते जाते हैं। जैसे ही थोड़ा आगे बढ़ते हैं, देखो मुझे वहाँ कुछ दिखाई दे रहा है। तीनों धीरे धीरे उस चीज की तरफ आगे बढ़ते हैं। ये तो किताब है। जैसे ही मोंटू ये कहता है, तभी अचानक गुफा से आवाज आती है। ये जादुई किताब है। तुम जो भी अपनी इच्छा लिखोगे वो पूरी होगी, लेकिन सबको एक ही मौका मिलेगा। आवाज सुनकर तीनों बहुत डर जाते हैं और बाहर की तरफ भागने लगते हैं। तभी अचानक वापस एक आवाज आती है। कहाँ भाग रहे हो? तुम्हें अपनी इच्छाएं पूरी नहीं करनी? अपनी इच्छाएं इस जादुई किताब में लिखो। तीनों रुक जाते हैं और थोड़ी देर सोचते हैं। सोचने के बाद तीनों वापस किताब की तरफ जाते हैं और खड़े हो जाते हैं। क्या सोच रहे हो? अपनी इच्छाएं इस किताब में लिखो। तीनों खुश होते हुए लिखने लगते हैं। मुझे कभी स्कूल ना जाना पड़े, मुझे नया मोबाइल फोन मिल जाए, मुझे बहुत सारे पिज्जा मिले खाने के लिए। जैसे ही तीनों अपनी इच्छाएं लिख देते हैं, तभी वापस आवाज आती है। अब अपने घर जाओ, सब इच्छा पूरी होगी। तीनों खुश होकर अपने घर की तरफ आगे बढ़ते हैं और रास्ते में सोचते हैं कि आज तो हमारी सारी इच्छाएं पूरी हो जाएगी। तीनों जैसे ही अपने घर में जाते हैं, देखते हैं कि उनकी माँ रो रही होती है। अरे माँ तो आ गई है, माँ बहुत डांटेगी। मैंने तो पहले ही मना किया था बाहर जाने से, लेकिन माँ रो क्यों रही है? सुमित्रा जैसे ही तीनों को देखती है, उनकी तरफ गुस्से से आती है। तीनों बहुत डर जाते हैं। कहाँ गए थे तुम तीनों? मैंने तुम्हें मना किया था ना बाहर जाने से। देखो क्या हो गया, हमारे घर का सारा सामान चोरी हो गया। थोड़ी देर तक वो ये नहीं समझ पाते हैं
कि ये सब कैसे हो गया। फिर तीनों को याद आता है कि उन्होंने उस औरत की बातों में आकर घर खुला छोड़कर चले गए थे। फिर उनको ये एहसास होता है कि वो औरत झूठी थी, जादुई किताब जैसा कुछ था ही नहीं। तीनों को अपनी शैतानियों पे बहुत अफसोस होता है और तीनों अपनी माँ से माफी मांगते हुए कहते हैं कि आज के बाद तीनों दोबारा ऐसी नासमझी कभी नहीं करेंगे। इससे हमें ये सीखने को मिलता है, कभी किसी की बातें सुनकर लालच नहीं करनी चाहिए और माँ बाप की कही हर बात को ध्यान से सुनना और मानना चाहिए। ये कहानी का शीर्षक है बोलते हुए पेड़ का जादुई कपड़ा। एक शहर में अर्पिता अपनी माँ चंद्रिका के साथ रहती थी। चंद्रिका बाहर की सिलाई करके अपना घर चलाती थी। अर्पिता कॉलेज में पढ़ती थी और पढ़ाई में वो बहुत ही होशियार थी। पढ़ाई के साथ उसे भी अपनी माँ की तरह सिलाई करने का बहुत शौक था। पढ़ाई खत्म करके वो अपनी माँ का हाथ बटाती थी। माँ, मैं कॉलेज से आ गई, बताओ क्या काम करना है? अरे बेटा, मैं कर लेती हूँ, तुम थोड़ा आराम कर लेती घर पे। अरे नहीं माँ, तुम भी तो पूरे दिन काम करती हो। अच्छा ठीक है, एक काम करो, मैंने वो कपड़े तैयार कर लिए हैं, उस पर इस्त्री कर लो। ठीक है माँ, मैं कर देती हूँ। शाम होने आई। माँ बेटी अपना काम खत्म करके घर आ जाते हैं। माँ, आज तुम थोड़ी ज्यादा थकी हुई लग रही हो, मैं चाय बना देती हूँ। अरे वाह, बनाओ, मेरी सारी थकान चली जाएगी। चाय पीते पीते अर्पिता अपनी माँ को थोड़ा कमजोर महसूस करती है। माँ, तुम थोड़ी कमजोर लग रही हो, क्या हुआ है? तबीयत ठीक नहीं है तुम्हारी? हाँ बेटी, कुछ दिनों से बहुत कमजोरी सी आ गई है। अरे माँ, तुमने बताया नहीं। चलो हम अभी डॉक्टर के पास चलते हैं। अरे नहीं बेटा, इसकी जरूरत नहीं है, ठीक हो जाएगा, तुम फिक्र मत करो। अरे ऐसे कैसे ठीक हो जाएगा, दवाई तो लेनी पड़ेगी ना। 1-2 दिन रुक जाओ बेटी, फिर देखते हैं, ठीक है? रात को दोनों खाना खाकर सो जाते हैं। दूसरे दिन सुबह अर्पिता कॉलेज जाने के लिए तैयार हो रही होती है। तैयार होने के बाद वो अपनी माँ के पास जाती है। जैसे ही बाहर पहुँचती है, वो देखती है कि उसकी माँ को चक्कर आ रहे होते हैं। अर्पिता भागते हुए अपनी माँ की तरफ जाती है। क्या हुआ माँ? बहुत चक्कर आ रहे हैं बेटी। अर्पिता अपनी माँ को रूम में आराम करने ले जाती है। थोड़ी ही देर में डॉक्टर भी आते हैं। चंद्रिका को चेक करने के बाद डॉक्टर अर्पिता से कहते हैं कि उसकी माँ को कमजोरी आ गई है और उन्हें कुछ दिन आराम करने की जरूरत है। ये सुनकर अर्पिता अपनी माँ से कहने लगती है, माँ, तुम अब कुछ दिन आराम करोगी, मैं सब काम देख लूंगी। अरे नहीं बेटा, मैं तुम्हारी मदद कर दूंगी, तुम कैसे सब संभालोगी, तुम्हारी पढ़ाई भी है। माँ, मैं सब कर लूंगी, तुम बस आराम करो और जल्दी ठीक हो जाओ। कैसे आराम करूं बेटा, अभी ग्राहक के कपड़े भी सिलकर तैयार करने हैं, दुकान का मालिक भी महीना खत्म होते ही दुकान के भाड़े के लिए आएगा, मैं आराम करूंगी तो सब कैसे होगा? माँ, मैं हूँ ना, मैं सब संभाल लूंगी, तुम बस जल्दी ठीक हो जाओ। अब तुम आराम करो, मैं अभी दुकान के लिए निकल रही हूँ, आज कॉलेज नहीं जाऊंगी। इतना कहने के बाद अर्पिता अपने काम के लिए निकल जाती है और दुकान जाकर कपड़े सिलने लगती है। शाम होने आई। कुछ ग्राहक अपने कपड़े लेने आते हैं और अपने कपड़े लेकर वहाँ से चले जाते हैं। कुछ दिन तक अर्पिता अपनी कॉलेज और दुकान दोनों संभाल रही होती है और अपनी माँ का भी बहुत अच्छे से ख्याल रख रही होती है। फिर अगले दिन अर्पिता अपनी पढ़ाई खत्म करके दुकान पर जाती है। आज तो बहुत थक गई हूँ, आज जल्दी काम खत्म करके घर चली जाऊंगी। चल अर्पिता, लग जा सिलाई पर। कुछ देर बाद दुकान का मालिक वहाँ आता है। उसे देखकर अर्पिता थोड़ी हैरान हो जाती है और सोचने लगती है कि पैसे तो इतने जमा ही नहीं हुए, वो क्या देगी। कैसी चल रही है दुकान? अच्छी चल रही है मालिक। तो फिर किस बात की देरी, मुझे पैसे दे दो। मालिक, इस बार थोड़ा खर्चा ज्यादा हो गया है, तो कुछ वक्त दे दो, मैं थोड़े दिनों में दे दूंगी। क्यों वक्त चाहिए?
ऐसे कौन से खर्चे हो गए हैं तुम्हारे? वो माँ की तबीयत थोड़ी ठीक नहीं और मेरी कॉलेज की फीस भी भरनी है। वाह, कॉलेज की फीस के लिए पैसे हैं, दवाई के लिए भी पैसे हैं, पर मेरी दुकान के भाड़े के पैसे नहीं हैं। ए लड़की, तेरी पढ़ाई इतनी जरूरी नहीं है। चुपचाप जो सिलाई का काम कर रही है वो कर और निकाल मेरे पैसे। कुछ वक्त दे दो ना मालिक, मैं दे दूंगी पैसे। बहुत मनाने के बाद मालिक अर्पिता को कुछ वक्त और देता है। ठीक है लड़की, अगले महीने तक का वक्त दिया। उस दिन 2 महीने के पैसे तैयार रखना, समझी? इतना कहकर दुकान का मालिक वहाँ से चला जाता है। हश, अब थोड़ी और मेहनत करनी पड़ेगी। शाम को अर्पिता अपना काम खत्म करके घर चली जाती है। घर जाकर वो अपनी माँ को सारी बातें बता देती है। पैसे तो हम दे ही देते हैं ना हर महीने। 1 महीने कुछ मजबूरी के कारण देर हो गई तो क्या वो आदमी समझ नहीं सका? हाँ देखो ना माँ, कैसे बात की उन्होंने मुझसे। कुछ नहीं बेटा, अब मैं भी ठीक हो रही हूँ। मैं भी अब काम पर आया करूँगी, ठीक है? नहीं माँ, तुम आराम करो कुछ दिन, मैं हूँ ना, मैं देख लूंगी। कब तक आराम करती रहूं? काम तो शुरू करना पड़ेगा ना। ठीक है, मैं थोड़ा कम काम करूंगी बस। ठीक है माँ। चंद्रिका भी अब काम पर लग जाती है और दोनों पहले से ज्यादा काम करने लगते हैं। 2 महीने बीत गए। इस महीने घर का राशन भी खत्म हो जाता है और कुछ कमाई उसमें भी लग जाती है। थोड़े दिनों बाद दुकान का मालिक आता है। चंद्रिका, तुम्हारी बेटी बता रही थी तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं थी। हाँ, थोड़ी कमजोरी आ गई थी। अब तो नहीं है ना? चलो लाओ मेरे पैसे। मालिक, 2 महीने के जितने पैसे हुए हैं मैं उतना तो नहीं, पर आधी रकम दे दूं? तो क्या मैं यहाँ आधे पैसे लेने आया हूँ? ऐसी बात नहीं है। घर का राशन खत्म हो गया था और मेरी कुछ दवाई का खर्चा भी बढ़ गया था, इसलिए मैं पूरे पैसे नहीं दे पाऊंगी। ये अच्छा है। कभी बेटी बोले कॉलेज की फीस भरनी है, कभी तुम बोलो घर का राशन खत्म हो गया है। क्या मजाक चल रहा है यहाँ पर? मालिक, थोड़ा सा वक्त और दे दीजिए, हमारी मजबूरी को समझिए। हाँ हाँ, क्यों नहीं। एक काम करता हूँ, दुकान ऐसे ही तुम्हें दे देता हूँ। यही चाहती हो ना? ऐसी कोई बात नहीं है, थोड़ा सा और वक्त दे दो। इस बार बहुत गुस्सा आ रहा है मुझे। चलो ठीक है, पहला और आखिरी मौका। अगले महीने पूरे पैसे देने पड़ेंगे, वो भी ब्याज के साथ। ब्याज? किस चीज का? अरे भाई, 2 बार खाली हाथ भेज रहे हो तो कुछ तो देना पड़ेगा ना। मालिक, ऐसा मत करिए, अगले महीने पूरे पैसे दे देंगे। पूरे पैसे के साथ 2 महीने का ब्याज भी। गुस्से में इतना बोलकर दुकान का मालिक वहाँ से चला जाता है। ये सब देखकर अर्पिता मायूस हो जाती है और कुछ देर के लिए वो बाहर चली जाती है। चलते चलते वो जंगल कब पहुँच जाती है उसे पता ही नहीं चलता। वहाँ एक जगह वो बैठ जाती है और मन ही मन में अपनी परेशानियाँ सोचने लगती है। तभी अचानक एक आवाज आती है। क्या हुआ? तुम क्यों परेशान हो? ये सुनकर अर्पिता थोड़ा डर जाती है और कहने लगती है, बोलता हुआ पेड़, तुम बोल सकते हो? हाँ बिल्कुल, मैं तुम्हारी बातें सुन भी सकता हूँ। बताओ, क्यों परेशान हो? अरे, मैं अपनी परेशानियाँ तुम्हें क्यों बताऊं? मैं एक जादुई पेड़ हूँ। लोगों की जितनी मदद कर सकूं उतनी मदद करता रहता हूँ। फिर अर्पिता सब अपनी परेशानियां बता देती है। अच्छा, तो ये बात है। बहुत खड़ूस लगता है तुम्हारा मालिक। अब हम क्या करेंगे? बहुत परेशान हो गई हूँ मैं। रुको, तुम्हारी परेशानी मैं अभी दूर कर देता हूँ। तुम अपनी आंखें बंद करो और अपना हाथ आगे करो। लेकिन मैं तुम पे कैसे विश्वास करूँ? देखो, तुम्हारी परेशानी तो कम होने से रही। तुम्हारे पास मेरे ऊपर विश्वास करने के अलावा
और कोई रास्ता नहीं है। ठीक है। अर्पिता अपनी आंखें बंद कर लेती है और अपना हाथ आगे बढ़ाती है। तभी पेड़ उसके हाथ में एक जादुई कपड़ा देता है। अब तुम अपनी आंखें खोल सकती हो। क्या करूंगी मैं इस कपड़े का? ये एक जादुई कपड़ा है। तुम इसे अपनी दुकान में अपने साथ रखना और जो भी तुम्हारी परेशानियां होंगी वो दूर हो जाएंगी। सच में ये जादुई कपड़े से सब परेशानियां ठीक हो जाएगी? बिल्कुल। जाओ, ये जादुई कपड़ा तुम्हारे बहुत काम आएगा। शुक्रिया जादुई पेड़। इतना बोलकर अर्पिता वहाँ से चली जाती है। फिर वो दुकान जाकर जादुई कपड़ा एक जगह रख देती है। जादुई कपड़े की मदद से चंद्रिका की दुकान बहुत तेजी से चलने लगती है और दुगने पैसे कमाने लगती है। इस तरह 1 महीना बीत गया। फिर कुछ दिनों बाद मालिक वापस आता है। चाय पिलाओ भाई, आज तो मुझे ब्याज के साथ पैसे मिलने वाले हैं। चंद्रिका, पैसे तैयार है ना? अरे हाँ हाँ बिल्कुल, तुम्हारे पैसे ब्याज के साथ तैयार है। ये सुनकर मालिक परेशान हो जाता है और कहने लगता है, क्या कहा? ब्याज के साथ पैसे तैयार हैं? क्या कोई लॉटरी लगी है तुम्हें? कुछ ऐसा ही समझ लो। तुम यहाँ पैसे लेने आए हो तो ये लो तुम्हारे पैसे। मालिक शर्म में आकर अपने पैसे लेकर वहाँ से चला जाता है और इसी तरह जादुई कपड़े की मदद से दोनों का घर और दुकान बहुत अच्छे से चलने लगते हैं। ये कहानी का शीर्षक है टेस्टी जादुई मसाला। एक शहर में छवि अपने पिता और अपनी सौतेली माँ के साथ रहती थी। बहुत साल पहले ही उसकी माँ चल बसी। छवि की सौतेली माँ बहुत ही स्वार्थी थी। उसने कभी छवि को माँ का प्यार दिया ही नहीं। वो हमेशा उसे डांटती और भला बुरा सुनाती रहती थी। ये सब सुनकर छवि अपनी माँ को बहुत याद किया करती थी। एक दिन की बात है, छवि घर में सफाई कर रही होती है। अरे घर की सफाई हुई कि नहीं? अभी तक तू यही सफाई कर रही है? चल जल्दी हाथ चला, बहुत सर दर्द कर रहा है मेरा। चाय बना चल। हाँ बस थोड़ी देर, मैं बनाती हूँ माँ। थोड़ी देर? मैं क्या इंतजार करूँ तेरा? चल जल्दी हाथ चला, अभी और भी काम पड़े हैं। छवि घर का काम खत्म करके चाय बनाने चली जाती है। ये लो माँ, चाय पी लो। चलो, चाय तो नसीब हुई। अब क्या यहीं खड़ी रहेगी? चल जा, दोपहर का खाना कौन बनाएगा? माँ, मेरी अभी एग्जाम आने वाली है, मुझे पढ़ाई भी करनी है। हाँ तो क्या तेरी एग्जाम है तो मैं खाना बनाऊं? माँ, थोड़े दिन तुम बना लो ना, मेरी एग्जाम खत्म हो जाएगी तो मैं कर दिया करूँगी। ये सुनकर सुमित्रा को बहुत गुस्सा आता है। तेरी ये हिम्मत, तुम मुझसे काम करवाएगी? रुक तू। इतना बोलकर सुमित्रा छवि को बहुत मारने लगती है। अरे माँ बस करो, मुझे लग रही है। मुझसे काम करवाएगी? सुमित्रा छवि को बहुत मारती है। छवि जोर जोर से रोने लगती है। मैंने ऐसा भी क्या कहा माँ जो तुमने इतना मारा? चल जा, खाना बना। छवि किचन में खाना बनाने चली जाती है, लेकिन वो उतना अच्छा खाना नहीं बना पाती है। थोड़ी देर बाद सुमित्रा किचन में आकर कहती है, अरे खाना बना कि नहीं? बस माँ, तैयार है। चल मेरे लिए खाना परोस, मैं आई। जैसे ही सुमित्रा खाना खाती है, उसे वो बहुत ही बेस्वाद लगता है। छी, कितना गंदा खाना बनाया है, कुछ टेस्ट ही नहीं है। क्या हुआ माँ, नहीं अच्छा लगा? ऐसा खाना खाने से अच्छा है मैं किसी बाहर होटल में जाकर खा लूं। कुछ आता जाता है नहीं और आई बड़ी एग्जाम की तैयारी करने वाली। लेकिन माँ, तुमने मुझे कभी सिखाया ही नहीं। बहुत जबान चलने लगी है आजकल तेरी। फिर से मार खाने का मन है क्या? ये सुनकर छवि अपने रूम में जाकर रोने लगती है और कहने लगती है, माँ, तुम्हारी बहुत याद आ रही है।
ये नई माँ मुझे बहुत मारती है, बहुत भला बुरा सुनाती है, मुझसे प्यार भी नहीं करती, मुझसे बहुत काम भी करवाती है, मैं अपनी पढ़ाई भी ठीक से नहीं कर पाती। माँ। तभी अचानक वहाँ पर शांत परी आ जाती है। छवि, रोना बंद करो और बताओ क्या हुआ है? आप कौन है और यहाँ कैसे आए? मैं शांत परी हूँ। तुम बहुत दुखी थी इसलिए मैं आ गई तुम्हारे पास। लेकिन आपको कैसे पता कि मैं रो रही हूँ? जब भी कोई बहुत दुखी होता है अपनी परेशानियों से तो मैं उसके पास आ जाती हूँ। बताओ तुम क्यों रो रही हो? छवि अपनी सारी परेशानियाँ बता देती है। ये सब सुनकर परी कहती है, अच्छा ये बात है, ये लो जादुई टेस्टी मसाला। जादुई मसाला? हाँ, इसे तुम अपने खाने में इस्तेमाल करना जैसे तुम बाकी मसाले भी इस्तेमाल करती हो। इससे तुम्हारा खाना बहुत अच्छा बनेगा। सच में? इससे खाना अच्छा बनेगा? हाँ, और ये जादुई मसाला है तो ये कभी खत्म भी नहीं होगा। छवि की मदद करके परी वहाँ से चली जाती है। फिर थोड़ी देर में सुमित्रा छवि को बुलाती है। रात का खाना बनेगा कि नहीं? कहाँ रह गई छवि की बच्ची? हाँ माँ, मैं बना देती हूँ। छवि किचन में खाना बनाने चली जाती है और परी का दिया हुआ जादुई मसाला वो इस्तेमाल करती है। तभी अचानक सुमित्रा वहाँ आ जाती है। आज पहले ही देख लेती हूँ खाना कैसा बनाया है। सुमित्रा जैसे ही एक निवाला लेती है उसे खाना बहुत ही स्वादिष्ट लगने लगता है और वो बस खाती ही जाती है। खाने के बाद वाह, आज तो तुमने बहुत अच्छा खाना बनाया है। ऐसा भी क्या डाला है इसमें? आप बस खाने का मजा लीजिए, बाकी मैं देख लूंगी। इतना कहकर छवि वहाँ से चली जाती है। सुमित्रा थोड़ी शांत हो जाती है और उसे ये एहसास होने लगता है कि उसके कुछ ना सिखाने के बावजूद भी छवि खुद से बहुत कुछ सीख रही होती है। उसने कभी उसे माँ का प्यार दिया ही नहीं। मैंने बहुत गलत किया है छवि के साथ। मैं भी कोशिश करूंगी एक अच्छी माँ बनने की। ये कहानी का शीर्षक है कामवाली को मिला जादुई वरदान। किसी एक शहर में कांता और उसकी बेटी कविता रहते थे। उनका एक छोटा सा घर था। कांता एक अमीर घर में कामवाली का काम करती थी और कुछ पैसों से वो अपना घर चलाती थी। पैसे इतने ना होने की वजह से कविता स्कूल में सिर्फ चौथी कक्षा तक पढ़ सकी, जो कि कविता को पढ़ने का बहुत शौक था। वो अपने दोस्तों से कुछ न कुछ नया सीखती रहती थी क्योंकि उसके दोस्त स्कूल में पढ़ते थे। अरे कांता बाई, आ गए? आज देर हो गई आपको आने में। हाँ सेठानी, आज कोई ऑटो ही नहीं मिल रहा था, इसलिए देर हो गई आने में। कांता बाई, आज हमारे घर पे कुछ दोस्त आने वाले हैं, इसलिए आज आप अच्छे से घर की सफाई करना। ठीक है सेठानी, मैं कर दूंगी। एक और काम है तुम्हारा। हाँ बोलिए। कुछ दिनों तक हमारा कुक नहीं आने वाला, तो क्या तुम खाना बना दिया करोगी? लेकिन सेठानी, तुम फिक्र मत करो, इसके जो भी पैसे होंगे वो मैं दे दूंगी तुम्हें। सेठानी, अगर आपको एतराज ना हो तो क्या मैं कल से अपनी बेटी को ला सकती हूँ? मुझे थोड़ा सहारा हो जाएगा। हाँ हाँ, क्यों नहीं, जो तुम्हें सही लगे। कांता काम खत्म करके घर जाने लगी। रास्ते में उसे एक फल वाला दिखता है और उसके पास बहुत अच्छे आम होते हैं। अरे वाह, क्या बढ़िया आम है। कविता के लिए ले जाती हूँ, उसे वैसे भी आम बहुत पसंद है, देखेगी तो खुश हो जाएगी। कांता आम लेकर घर पहुँचती है। कविता आम देखते ही बहुत खुश हो जाती है और कहने लगती है, माँ तुम आम लाई हो, आज आम रस पियेंगे। हाँ मेरी बच्ची, तेरे लिए ही तो लाई हूँ, तुझे पसंद है ना? रात को दोनों माँ बेटी आम रस का मजा लेते हैं। खाने के बाद कांता कविता से कहती है, बेटी कविता, एक काम करोगी? हाँ माँ, कहो ना। तुम्हारा यहाँ तो कुछ इतना काम नहीं रहता, तो क्या तुम कल से मेरे साथ सेठानी के यहाँ चलोगी मेरी मदद करने? लेकिन क्यों माँ? सेठानी के यहाँ जो खाना बनाता है वो कुछ दिनों की छुट्टी पे गया है,
तो मुझे खाना भी बनाना पड़ेगा, तो तुम थोड़ी सफाई कर दिया करना, मेरे लिए थोड़ी आसानी हो जाएगी। ठीक है माँ, जैसा तुम कहो। दूसरे दिन दोनों माँ बेटी काम पर निकल जाते हैं। आ गए कांताबाई? हाँ सेठानी, मैं आज मेरी बेटी को साथ में लाई हूँ। अच्छा, तो ये तुम्हारी बेटी है? हाँ, ये सफाई कर दिया करेगी और मैं खाना बना दिया करूँगी। लेकिन ये अच्छा तो करेगी ना? तुम्हें पता है ना, मुझे काम अच्छा चाहिए। हाँ सेठानी, आप बेफिक्र रहिए। कांता किचन में खाना बना रही होती है। तभी उसका हाथ गरम कुकर पर लग जाता है और वो जोर से चिल्लाने लगती है। मेरा हाथ! ये सुनकर कविता और रूबी भागते हुए किचन में जाते हैं। अरे क्या हुआ कांताबाई, क्यों चिल्लाई इतना जोर से? क्या हुआ माँ, तुम ठीक हो ना? वो मेरा हाथ जल गया। कांता का हाथ थोड़ा ज्यादा जल जाने की वजह से उसके हाथ में ड्रेसिंग करनी पड़ती है, लेकिन वो अब कुछ दिनों तक काम ज्यादा नहीं कर सकेगी। सेठानी, अब मैं इस हालत में कितना काम कर सकूंगी? अरे कांताबाई, संभाल कर करती तो कुछ नहीं होता ना, अब घर का काम कौन करेगा? माफ कर दीजिए सेठानी। क्या तुम्हारी ये बेटी मेरे घर का काम करेगी जब तक तुम्हारा हाथ ठीक नहीं हो जाता? बेटी, क्या तुम काम कर सकोगी? कविता की इच्छा ना होते हुए भी उसे हाँ कहना पड़ा, क्योंकि अगर वो ना कहती तो पैसे कहाँ से आते। हाँ माँ, मैं कर दूंगी। तो चलो फिर लग जाओ काम पर, लेकिन अच्छे से सफाई करना, ठीक है? कांताबाई, तुम घर जाओ और आराम करो। बेटी, तुम भी काम खत्म करके घर जल्दी आ जाना, ठीक है? इतना कहकर कांता वहाँ से चली जाती है और कविता घर की सफाई करने में लग जाती है। रूबी को कविता शुरुआत से थोड़ी नापसंद थी। उसका काम रूबी को इतना पसंद नहीं आता था। थोड़े दिनों तक रूबी कविता से काम करवा लेती है। फिर एक दिन वो सोचने लगती है कि क्यों ना वो इस लड़की से थोड़ा और काम करवाए। एक दिन, आज कितनी देर हो गई और ये महारानी अभी तक नहीं आई। थोड़ी देर में कविता आती है। आ गई महारानी, कहाँ इतनी देर लगी तुझे? कुछ नहीं मालकिन, वो आज उठने में थोड़ी देर हो गई, इसीलिए। उठने में देर हो गई? चल जल्दी काम पर लग जा। जी सेठानी। कुछ देर बाद कविता अपना काम खत्म करके घर जाने लगती है। तभी, सेठानी, मेरा काम हो गया है, मैं जा रही हूँ। अरे एक काम करेगी? हाँ बताओ। मेरे पैर में बहुत दर्द हो रहा है, मेरे पैर जरा दबा देगी? कविता को घर जाना था, लेकिन वो सेठानी को मना भी नहीं कर पाई। हाँ, कर देती हूँ। और फिर एक अच्छी सी चाय बना के पिलाना, ठीक है? इसी तरह रोज रोज रूबी कविता से कुछ न कुछ ज्यादा काम करवा लेती थी। कभी ज्यादा सफाई तो कभी खाना बनाने का काम, लेकिन वो उससे ज्यादा पैसे भी नहीं देती थी। एक दिन सेठानी रोज मुझसे ज्यादा काम निकलवा लेती है और मुझे इसके ज्यादा पैसे भी नहीं देती। इसी तरह वो रोज कविता से काम मुफ्त में निकाल लेती थी। ये सब देखकर कविता को बहुत बुरा लगता है कि वो उसका गलत फायदा उठा रही थी। रोते हुए कविता अपनी इच्छा परी को मन ही मन में याद करने लगती है। इच्छा परी, मेरी मदद कीजिए। इच्छा परी। कुछ देर में इच्छा परी वहाँ आ जाती है और कहती है, हाँ कविता बोलो, तुमने बुलाया मुझे? इच्छा परी, अच्छा हुआ आप आ गई, मुझे आपकी मदद चाहिए। हाँ कहो ना, क्या मदद चाहिए तुम्हें? फिर कविता अपनी सारी बातें परी से कह देती है। ये सुनकर कविता, मैं तुम्हें एक जादुई छड़ी दूंगी। इस छड़ी की मदद से तुम्हें जो भी परेशानी होंगी वो तुम ठीक कर सकोगी, और इतना ही नहीं, तुम इस छड़ी से बहुत लोगों की मदद भी कर सकोगी। सच में? हाँ, और तुम्हें इसे संभाल कर रखना होगा, ये किसी और के हाथों नहीं आनी चाहिए। ठीक है, मैं ख्याल रखूंगी। इतना कहकर परी कविता को एक जादुई छड़ी दे देती है। शुक्रिया मेरी मदद करने के लिए। चलो मैं अभी चलती हूँ। इतना कहकर परी वहाँ से चली जाती है और कविता इस छड़ी से सबसे पहले रूबी को अच्छा बनाना चाहती थी। हे जादुई छड़ी, ऐसा चमत्कार करो कि सेठानी के मन में हम गरीब लोगों के लिए मदद की भावना हो और वो हमें नीचा ना दिखाए
और मुझसे ज्यादा काम भी ना करवाए। छड़ी अपना चमत्कार दिखा देती है और तब से रूबी के स्वभाव में बहुत बदलाव आता है। इसी तरह जादुई छड़ी की मदद से कविता अपनी माँ का हाथ ठीक हो जाए ये भी मांगती है। छड़ी के चमत्कार से उसकी माँ का हाथ भी ठीक हो जाता है और इसी तरह कविता ये जादुई छड़ी संभाल कर रख देती है और जब इसकी जरूरत लगे वो निकाल कर ठीक कर लेती थी। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी ये आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों रिश्तेदारों से शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें।